जनवरी की काली रात थी और ठंड ऐसी कि मानो हवा में बर्फ के टुकड़े घुले हों। लेकिन आज कुदरत का कहर सिर्फ ठंड तक सीमित नहीं था। आसमान से बर्फ जैसी ठंडी बारिश की बूंदें सुइयों की तरह बरस रही थी। पूरा गांव बारिश और कोहरे की एक मोटी धुंधली चादर में लिपटा हुआ था। सूरज निकले कई दिन हो चुके थे और अब इस बेमौसम बरसात ने गरीबों की रही सही हिम्मत भी तोड़ दी थी। बस्तियों में सन्नाटा था, रास्तों पर कीचड़ और फिसलन थी। जिनके पास पक्की छतें नहीं थीं, वे अपनी झोपड़ियों में दुबके हुए थे। इसी बस्ती के एक कोने में सुमित्रा देवी की टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसकी फूस की छत अब बारिश का बोझ नहीं सह पा रही थी। जगह जगह से पानी टपक रहा था और कच्चा फर्श कीचड़ में बदल रहा था। सुमित्रा देवी, जो अब 70 पार कर चुकी थी, और उनकी इकलौती बेटी मीना, दोनों एक ही फटी रजाई में सिमटी हुई थी। बाहर हवा और बारिश का शोर डरावना था। मीना की नींद खुली क्योंकि छत से टपका एक ठंडा कतरा सीधा उसके माथे पर गिरा था। उसने अपनी बूढ़ी माँ की तरफ देखा, जो खांसती हुई जाग रही थी। अम्मा, आप ठीक तो हैं? ये खांसी बढ़ती ही जा रही है। पूरी रात आपको चैन नहीं मिला। ठीक हूँ बेटी, बुढ़ापे में इतनी ठंड और सीलन में खांसी तो आएगी ही। तू चिंता मत कर। पर यह बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही। देख, छत से कितनी जगह पानी आ रहा है और यह ठंड, लगता है हड्डियां जम जाएंगी। मीना ने चारों ओर देखा। झोपड़ी की हालत दयनीय थी। कोने में रखी बाल्टी पानी से लबालब भर चुकी थी। दीवारों की दरारों से ठंडी हवा सीटी बजाती हुई अंदर घुस रही थी। उसने अपनी पतली शॉल अम्मा के कंधों पर और कसकर लपेट दी। अम्मा, घर में जलाने के लिए कुछ नहीं बचा। जो लकड़ियां थीं, वो भी इस सीलन में गीली हो गई हैं। अगर आग नहीं जली तो आपकी यह खांसी और बढ़ जाएगी। सर्दी सीधे छाती में उतर जाएगी। पता है बेटी, पर क्या करें, घर में दाना पानी भी नहीं है। ऊपर से मुंशी जी का कर्जा सिर पर सवार है। कल उनका आदमी आया था, कह गए थे कि आज शाम तक अगर ब्याज के पैसे नहीं मिले तो वे लोग हमें यहाँ से निकाल देंगे। इस ठंड और बारिश में हम कहाँ जाएंगे बेटी। मीना के मन में तूफान उठा। पिछले साल जब उसके बाबूजी की मौत हुई थी, तब से यह मुसीबतें एक एक करके आती जा रही थीं। पहले दवाइयों के लिए कर्जा लिया, फिर दाह संस्कार के लिए। अब वह कर्जा उनकी जान के पीछे पड़ा था। गांव के मुंशी रघुनाथ प्रसाद एक कठोर और निर्दयी साहूकार थे। उनकी नजर इस छोटी सी जमीन और झोपड़ी पर थी। अम्मा, आप घबराइए मत। मैं आज जंगल जाऊंगी। पिछले हफ्ते मैंने सुना था कि पुराने बांस के पेड़ गिरे पड़े हैं जंगल के उस पार। अगर कोई अच्छी लकड़ी या बांस मिल गया तो उसे शहर की मंडी में बेचकर कुछ पैसे जुटा लूंगी। आपकी दवाई भी आ जाएगी और मुंशी जी को भी कुछ दे पाऊंगी। पगली, इतनी भयानक बारिश और ठंड में तू जंगल जाएगी? रास्ते कीचड़ से भरे होंगे। तू फिसल गई तो? अकेली औरत को देखकर कोई बदमाश नहीं बेटी, तू घर पर ही रह। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। अम्मा, ऊपर वाला भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। मैं चुपचाप बैठी रही तो मुंशी जी आज शाम हमें यहाँ से खदेड़ देंगे। आप बूढ़ी हैं, बीमार हैं, इस ठंड में सड़क पर निकल गए तो क्या होगा? नहीं अम्मा, मुझे जाना ही होगा। मैं संभल कर जाऊंगी। आप बस घर संभालिए और दरवाजे को अंदर से बंद रखिए। बेटी, कम से कम कुछ खा तो ले। कल रात की बासी रोटी का एक टुकड़ा बचा है, वो खा ले। खाली पेट इतनी ठंड में जाएगी तो गिर पड़ेगी। वो रोटी आप खा लीजिए अम्मा। आपको दवाई के साथ कुछ खाना ज़रूरी है। मैं रास्ते में कहीं से कुछ खा लूँगी। आप बस अपना ध्यान रखिए। मैं शाम से पहले लौट आऊँगी। मीना ने अपनी पुरानी फटी साड़ी के ऊपर एक मोटा दुपट्टा ओढ़ा। उसने कोने में पड़ी अपने बाबूजी की पुरानी हंसिया उठाई और एक मोटी रस्सी कंधे पर डाल ली। जब वह बाहर निकलने लगी तो अम्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेटी, संभल कर जाना, तू ही मेरा सहारा है।
तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? कुछ नहीं होगा अम्मा, आप बस मेरे लिए प्रार्थना करती रहिए। मीना ने दरवाजे के टूटे फूटे पल्ले को खोला और बाहर कदम रखा। बर्फीली बारिश ने तुरंत उसका स्वागत किया। ठंडी बूंदें चेहरे पर चुभने लगी। कोहरा इतना घना था कि 2 कदम आगे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने दुपट्टे को और कसकर सिर पर लपेटा और कीचड़ भरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। गांव की गलियां सुनसान थीं। कोई भी इस मौसम में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कीचड़ में उसके पैर धंस रहे थे। पुरानी चप्पलें फिसलन भरी जमीन पर उसे संभाले नहीं रख पा रही थी। वह धीरे धीरे गांव के किनारे वाले रास्ते पर पहुंची। तभी उसे पीछे से आवाज आई, बेटी मीना, रुक जाओ। मीना ने पीछे मुड़कर देखा। धुंध और बारिश के बीच से लंगड़ाते हुए बुढ़े रामदीन काका आते दिखाई दिए। उनके हाथ में एक टूटी छतरी थी जो बारिश से बचा नहीं पा रही थी। काका, आप इतनी भयानक बारिश में बाहर क्यों निकले? बेटी, रात को नींद नहीं आई। पैर में दर्द बहुत था। सोचा शिव मंदिर हो आऊं। ऊपर वाले के दर्शन से थोड़ी शांति मिलेगी। पर तू कहां जा रही है इस तूफान में? तेरी हालत देखकर मेरा दिल बैठ गया। पूरी भीग चुकी है। काका, क्या बताऊं? मुंशी जी का कर्जा सिर पर है। आज शाम तक पैसे नहीं दिए तो वो हमें घर से निकाल देंगे। अम्मा बीमार है, मैं जंगल जा रही हूँ। शायद कुछ लकड़ी या बांस मिल जाए तो बेचकर कुछ पैसे जुटा लो। हे उपार बेल, वो मुंशी तो सांप से भी जहरीला है। मेरे बेटे से भी उसने जमीन छीन ली थी, सिर्फ 250 रुपये के लिए। पर बेटी, तू अकेली इस मौसम में जंगल, यह खतरनाक है। काका, और कोई चारा नहीं है, मुझे जाना ही होगा। ठीक है बेटी, पर मेरी एक बात मान ले। जंगल के उत्तरी हिस्से में मत जाना। वहां की जमीन इस बारिश में दलदल बन गई होगी और कल वहां शिकारियों को देखा गया था। तू अकेली औरत, कुछ गलत हो गया तो तू नदी के किनारे वाले रास्ते से जा। वहां पत्थर हैं, कीचड़ कम मिलेगा। रास्ता लंबा जरूर है पर सुरक्षित है। और हाँ, बांस के पुराने पेड़ नदी के उस पार गिरे हुए हैं। वहां से कुछ अच्छा मिल सकता है। धन्यवाद काका, आपकी सलाह मान लूंगी। आप अपना ध्यान रखिएगा। जा बेटी, ऊपर वाला तेरी रक्षा करे। और हाँ, अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना। मीना नदी वाले रास्ते पर मुड़ गई। बारिश अब और तेज हो गई थी। नदी का पानी मटमैला और उफान पर था। काले पत्थरों से टकराकर पानी डरावनी आवाजें कर रहा था। मीना ने अपना दुपट्टा कसकर बांधा और आगे बढ़ती रही। उसके पैर ठंड से सुन्न होने लगे थे। गीले कपड़े शरीर से चिपक गए थे, पर उसने हार नहीं मानी। अम्मा की बीमार आंखें उसकी आंखों के सामने थी। वह झोपड़ी, जो उनका एकमात्र सहारा थी, उसकी रक्षा करनी थी। करीब 2 घंटे चलने के बाद वह जंगल के किनारे पहुंची। जंगल के अंदर पेड़ों की वजह से बारिश की बूंदें थोड़ी कम थीं, लेकिन हर तरफ पानी टपक रहा था। जमीन दलदली थी। वह सावधानी से आगे बढ़ती रही। चारों ओर नजर दौड़ाई। कुछ पुराने पेड़ गिरे हुए दिखे, लेकिन सब गीले थे। वह निराश होकर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई। ठंड से उसका शरीर कांप रहा था। भूख की वजह से चक्कर आ रहा था। उसने अपने सिर से कपड़ा हटाया और बारिश का पानी हथेली में लेकर पिया। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज आई। डर के मारे उसकी सांस रुक गई। क्या कोई जानवर था या कोई बदमाश? उसने हिम्मत करके झाड़ियों की तरफ देखा। वहां एक औरत बैठी थी जो गीली लकड़ियों को इकट्ठा कर रही थी। कौन है वहां? मीना ने पूछा। वह औरत चौंक गई। उसने मीना की ओर देखा। अरे बहन, तूने तो डरा ही दिया। मैं तारा हूँ, पास के गांव से। तू कौन है? मैं मीना हूँ।
मैं भी लकड़ी ढूंढने आई हूँ, पर सब कुछ गीला पड़ा है। तारा पास आई। वह भी मीना की तरह गरीब दिख रही थी। उसके कपड़े भी फटे पुराने थे और वह भी पूरी भीगी हुई थी। हाँ बहन, ये बारिश तो हमारी जान ले रही है, पर देख, मैंने कुछ बांस के टुकड़े ढूंढे हैं। ये नदी के पास गिरे हुए थे। बाहर से गीले हैं, पर अंदर से अभी भी मजबूत है। तू अकेली है? हाँ, अकेली हूँ। मेरी अम्मा बीमार हैं। मुझे आज पैसों की सख्त जरूरत है। मेरी भी वही हालत है बहन। मेरे 3 छोटे बच्चे हैं और पति 2 महीने से बीमार है। घर में खाने को कुछ नहीं। मैंने सोचा इन बांसों को शहर में बेचकर कुछ पैसे जुटा लूं। तू इन भारी बांसों को अकेले कैसे ले जाएगी? तारा ने सोचा, फिर बोली, देख बहन, अगर तू मेरी मदद कर दे तो हम मिलकर इन बांसों को काट लें, फिर आधा आधा बांट लें। अकेले तो मुझसे ये होगा नहीं। तू क्या कहती है? मीना ने सोचा, ये अच्छा विचार था। अकेले काम करने से अच्छा था कि 2 लोग मिलकर करें। ठीक है, चल शुरू करते। दोनों औरतों ने मिलकर काम शुरू किया। तारा के पास एक छोटी कुल्हाड़ी थी और मीना के पास हंसिया। दोनों ने घंटों मेहनत की। ठंड के बावजूद काम करने से उनके शरीर में थोड़ी गर्मी आई। आखिरकार उन्होंने कुछ अच्छे बांस के टुकड़े काट लिए। उन्होंने उन्हें बड़े पत्तों से ढक दिया ताकि वे ज्यादा गीले ना हो। बहन मीना, तूने बहुत मेहनत की। यह ले तेरा हिस्सा। अब इसे ले जाकर बेच दे। मैं भी अपना हिस्सा लेकर जा रही हूँ। धन्यवाद तारा। तेरी मदद के बिना मैं आज खाली हाथ लौटती। ऊपर बला तेरा भला करे। हम गरीबों को एक दूसरे का साथ देना ही चाहिए बहन। चल, अब मैं चलती हूँ, शाम होने वाली है। मीना ने बांसों का भारी गट्ठर सिर पर उठाया। उसका वजन बहुत था। कीचड़ भरे रास्ते पर चलना और भी मुश्किल हो गया। वह धीरे धीरे जंगल से बाहर निकली। अब वापसी का सफर शुरू हुआ। बारिश रुक रुक कर हो रही थी। ठंडी हवा के झोंके उसके गीले कपड़ों को और भी ठंडा कर रहे थे। चलते चलते वह कई बार फिसली। एक बार तो वह गिरते गिरते बची। उसके घुटने छिल गए, खून निकलने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। अम्मा की बीमार आंखें, मुंशी की धमकी, टूटी झोपड़ी, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। दोपहर ढल चुकी थी। वह गांव के रास्ते पर पहुंची। अब उसे शहर की मंडी तक जाना था, जो यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर थी। थकान और भूख से उसका बुरा हाल था, पर कोई चारा नहीं था। वह धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ी। रास्ते में उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी। मीना बेटी। उसने पीछे मुड़कर देखा। गांव की बूढ़ी गौरी मौसी अपनी लकड़ी के सहारे आ रही थी। मौसी, आप इस बारिश में आप बाहर? हाँ बेटी, मंदिर से लौट रही हूँ। तू कहाँ से आ रही है? देख तो तेरी हालत पूरी भीग गई है और यह सिर पर इतना भारी बोझ। तू गिर पड़ेगी बच्ची। मौसी, जंगल से लौट रही हूँ। यह बांस लेकर जा रही हूँ बेचने। जरूरत है पैसों की। पता है बेटी, तेरी अम्मा की बीमारी और मुंशी का कर्जा सबको पता है, पर बेटी तू अकेली इतना सब, मेरा दिल तुझे देखकर रो रहा है। रुक, मेरे पास कुछ खाने को है। ये लड्डू ले, प्रसाद है, खा ले, तुझे भूख लगी होगी। गौरी मौसी ने अपने पल्लू से 2 छोटे लड्डू निकाले। नहीं मौसी, मैं नहीं ले सकती, आप रख लीजिए। बकवास मत कर, ये प्रसाद है, लेना पड़ेगा। और सुन, शहर की मंडी में जाकर सीधे गुप्ता जी की दुकान पर जाना। वो बांस और लकड़ी के व्यापारी हैं, ईमानदार आदमी हैं, अच्छे दाम देंगे। मुंशी के चमचे वहाँ मत जाना, वे लोग तुझे ठग लेंगे। धन्यवाद मौसी, आप बहुत अच्छी हैं। जा बेटी, ऊपर बाला तेरे साथ हैं। मीना ने लड्डू खाए। उसे थोड़ी ताकत मिली। वह फिर से चल पड़ी। करीब 1 घंटे बाद वे शहर की मंडी पहुंची। मंडी में चहल पहल थी। बारिश थम गई थी। वह गुप्ता जी की दुकान ढूंढने लगी।
आखिरकार उसे दुकान मिल गई। एक मध्यम उम्र का आदमी दुकान पर बैठा हिसाब लिख रहा था। मीना ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। क्या चाहिए बहन? उस आदमी ने पूछा। जी, आप गुप्ता जी हैं? हाँ, मैं ही हूँ। बोलो, क्या काम है? जी, मैं बांस बेचने आई हूँ। ये देखिए, अच्छे मजबूत बांस हैं, जंगल से लाई हूँ। गुप्ता जी ने बांसों को देखा। उन्होंने हाथ से छुआ, जांचा। बांस तो अच्छे हैं, पर थोड़े गीले हैं, बारिश में भीग गए हैं, फिर भी काम के हैं। तुम कहाँ से आई हो? जी, पास के गांव से। मेरी अम्मा बीमार हैं, मुझे पैसों की जरूरत है। गुप्ता जी ने मीना की हालत देखी। उसके फटे कपड़े, छिल्ले घुटने, थकी आंखें। समझ गया बहन। देखो, मैं तुम्हें ईमानदारी से बता रहा हूँ, इन बांसों का बाजार भाव 180 रुपए है, पर तुम्हारी मेहनत और हालत देखकर मैं तुम्हें 220 रुपए दूंगा। ये ठीक रहेगा? मीना की आंखों में आंसू आ गए। 220 रुपए, यह उसकी उम्मीद से ज्यादा था। सच कह रहे हैं आप मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं बहन, मैं मजाक क्यों करूंगा? मैं गरीबों की मेहनत को सम्मान देता हूं। ये लो 220 रुपए, गिन लो। मीना ने कांपते हाथों से पैसे लिए। उसने उन्हें गिना। सचमुच 220 रुपए थे। ऊपर वाला आपका भला करे, आपने आज मुझे बचा लिया। कोई बात नहीं बहन। और सुनो, अगर फिर कभी लकड़ी या बांस लाओ तो सीधे मेरे पास आना, मैं हमेशा अच्छे दाम दूंगा। मीना ने दुकान से बाहर कदम रखा। उसके हाथ में 220 रुपये थे। यह एक बड़ी रकम थी। उसने तुरंत पास की दवाई की दुकान पर जाकर अम्मा की खांसी की दवाई ली। फिर एक किराने की दुकान से थोड़ा आटा, चावल, दाल और छत ठीक करने के लिए तिरपाल की एक पुरानी चादर खरीदी। उसके पास अभी भी 120 रुपए बचे थे। अब उसे मुंशी जी के पास जाना था। यह सबसे मुश्किल काम था। वह मुंशी जी के बड़े पक्के मकान के सामने पहुंची। मुंशी रघुनाथ प्रसाद अपनी ब्रांडीदार कुर्सी पर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। अरे, आ गई। मैं तो सोच रहा था कि भाग गई होगी। इतनी देर कहां लगा दी? दोपहर को कहां था? अब शाम होने वाली है। मेरे पैसे लाई हैं या खाली हाथ आई है? मीना ने गुस्सा पिया। मुंशी ने उसे बहुत बुरा बोला था, पर वह चुप रही। उसे अम्मा के लिए लड़ना था। मुंशी जी, ये लीजिए 120 रुपए। आज के ब्याज के पैसे हैं, गिन लीजिए। मुंशी ने पैसे गिने। फिर उसने मुंह बनाया। 120 रुपये? अरे, पूरे 150 रुपये बनते हैं। ये 30 रुपये कम है। लगता है तुझे गिनती नहीं आती। मुंशी जी, कल आपके आदमी ने 120 रुपये कहा था, मैंने पूरे पैसे दिए हैं। हो सकता है मेरे आदमी ने गलती से कह दिया हो, पर हिसाब के अनुसार 150 रुपये बनते हैं। बाकी के 30 रुपये कब दोगी? मीना समझ गई कि मुंशी उसे लूट रहा है, पर वह कर भी क्या सकती थी। मुंशी जी, मेरे पास अभी और पैसे नहीं हैं। मैंने पूरा दिन जंगल में मेहनत की, ये जो मिला वो दे रही हूँ। आप रहम कीजिए। रहम? व्यापार में रहम नहीं होती बेटी। अगले हफ्ते ये 30 रुपए और अगले महीने का 150 रुपये मिलाकर 180 रुपये चाहिए मुझे। समझ गई? नहीं तो तेरी झोपड़ी की जमीन नीलाम करवा दूंगा। जो भी आपकी मर्जी। मीना ने वहां से जल्दी से निकलना चाहिए। तभी मुंशी ने फिर बोला, और सुन, अगली बार इतने गंदे कपड़े पहनकर मत आना। मेरे घर की इज्जत का भी ख्याल रख। मीना के मन में आग लग गई, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह तेजी से वहां से चली गई। अब बारिश फिर से शुरू हो गई थी, पर उसके मन में थोड़ी शांति थी। कम से कम 1 महीने के लिए झोपड़ी सुरक्षित थी। वह जल्दी जल्दी गांव की ओर भागी। अंधेरा होने लगा था।
जब वह अपनी झोपड़ी के पास पहुंची तो देखा कि अम्मा दरवाजे पर बैठी हुई थी। उनके हाथ में एक छोटा दिया था जो हवा के झोंकों से बुझा जा रहा था। अम्मा, आप बाहर क्यों बैठी हैं? अंदर जाइए, ठंड लग जाएगी। बेटी, तू आ गई। मैं कितनी घबरा गई थी। पूरे दिन तेरा इंतजार करती रही। तू तो पूरी भीग गई है। कहाँ थी इतनी देर? कुछ मिला? हाँ अम्मा, सब ठीक हो गया। देखिए मैं क्या लाई हूँ। ये आपकी दवाई है। ये आटा, चावल और दाल, और सबसे जरूरी ये तिरपाल। अब छत नहीं टपकेगी। हे ऊपर बेल, बेटी तूने कमाल कर दिया। पर तेरी हालत, तेरे हाथ देख कैसे छिल गए हैं। घुटने से खून निकल रहा है और यह ठंड, तू बीमार हो जाएगी। कुछ नहीं होगा अम्मा, मैं ठीक हूँ। आप चलिए अंदर। मैं पहले छत पर तिरपाल डालती हूँ, फिर आग जलाती हूँ। मीना ने टूटी छत पर तिरपाल को कसकर बांध दिया। अब पानी अंदर नहीं आ रहा था। फिर उसने थोड़ी सी सूखी लकड़ियां जो उसने रास्ते में जुटाई थीं, उनसे आग जलाई। आग की लपटों ने झोपड़ी में थोड़ी गर्माहट ला दी। अम्मा ने दवाई खाई। मीना ने जल्दी से रोटियां बनाई। दोनों ने मिलकर खाना खाया। कई दिनों बाद उन्हें पेट भर खाना मिला था। बेटी, तू थक गई होगी। आग के पास बैठ, कपड़े सुखा ले। हाँ अम्मा, पर मुझे अच्छा लग रहा है। आज पूरे दिन की मेहनत का फल मिला। हमारी झोपड़ी बच गई, आपकी दवाई आ गई और घर में खाना भी है। तू बहुत बहादुर है बेटी। तेरे बाबूजी होते तो कितने खुश होते। तू अकेली इतना सब संभाल रही है। अम्मा, बाबूजी ने मुझे यही तो सिखाया था। उन्होंने कहा था कि मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। आज मैंने वही किया। बाहर अब भी बारिश हो रही थी। ठंडी हवा के झोंके झोपड़ी को हिला रहे थे, पर अंदर आग की गर्माहट थी। दवाई का असर हो रहा था और अम्मा की खांसी कम हो गई थी। बेटी, एक बात पूछूं? हाँ अम्मा, पूछिए। तू थकती नहीं? तुझे भी तो अपनी उम्र के सपने होंगे, शादी, अपना घर, अपनी जिंदगी। पर तू यहाँ मेरे लिए अटकी हुई है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तेरे लिए बोझ हूँ। अम्मा, ऐसा कभी मत कहिए। आप मेरे लिए बोझ नहीं, मेरी ताकत है। जब तक आप हैं मैं अकेली नहीं हूँ। शादी और सपने वो सब अपनी जगह है, पर अभी मेरा पहला फर्ज आप हैं। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। तू बहुत अच्छी है बेटी। ऊपर वाला तुझे हमेशा खुश रखे। अम्मा, आप सो जाइए। आपको आराम की जरूरत है। मैं आग की देखभाल करती हूँ। नहीं बेटी, पहले तू सो। तू पूरे दिन मेहनत की है। मैं आग संभाल लूंगी। ठीक है, हम दोनों साथ में सोते हैं। आग अब तक जलती रहेगी। दोनों ने एक दूसरे के पास सिमटकर रजाई में लेट ली। आग की लपटें धीरे धीरे नाच रही थीं। बाहर तूफान था, ठंड थी, अंधेरा था। बाहर बारिश और तेज हो गई। हवा के झोंके और तेज हो गए। पर झोपड़ी के अंदर गर्माहट थी, प्यार था और एक दूसरे का साथ था। मीना ने अम्मा की तरफ देखा। वे अब सो गई थीं। उनके चेहरे पर शांति थी। मीना ने सोचा कि आज का दिन कितना कठिन था। जंगल में भटकना, बारिश में भीगना, भूख और थकान, सब कुछ। पर सब कुछ सफल रहा। मीना ने अपने हाथों को देखा। वे छिले हुए थे, कठोर थे, पर यही हाथ आज उसकी और अम्मा की रक्षा कर सके। उसने आग की लपटों को देखा। यह सिर्फ आग नहीं थी, यह उसकी हिम्मत थी, उसकी मेहनत का फल था। सुबह हुई, बारिश थम गई थी, धुंध छंटने लगी थी। सूरज की पहली किरणें झोपड़ी के अंदर आई। मीना की नींद खुली। उसने अम्मा को देखा। वे शांति से सो रही थीं। उनकी सांसें सामान्य थीं, खांसी कम हो गई थी। मीना उठी। उसने बाहर देखा। गांव फिर से जाग रहा था। लोग अपने अपने काम पर निकल रहे थे। जिंदगी चल रही थी
और मीना को पता था कि उसे भी चलना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि रुकना मतलब हारना होता है और हारने का उसे कोई हक नहीं था। उसने आग में कुछ लकड़ियां डाली, फिर उसने पानी गर्म किया, अम्मा के लिए चाय बनाई। जब अम्मा उठी तो मीना ने उन्हें चाय दी। अम्मा, कैसी तबीयत है आज? बहुत अच्छी बेटी, दवाई का असर हो गया, खांसी भी कम है और देख, छत से पानी भी नहीं टपक रहा। तूने कमाल कर दिया। अम्मा, आज मैं गांव में मजदूरी ढूंढने जाऊंगी। शायद किसी के खेत में काम मिल जाए या किसी के घर में। ठीक है बेटी, पर ज्यादा मेहनत मत करना। कल तूने बहुत काम किया, आराम भी जरूरी है। अम्मा, गरीबों के लिए आराम एक शान है। हमें काम करना होगा, पर घबराइए मत, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। मीना ने तैयार होकर घर से निकल गई। अम्मा ने दरवाजे से उसे जाते हुए देखा। उनके दिल में गर्व था। उनकी बेटी कितनी मजबूत थी, कितनी हिम्मती थी, और इस तरह जिंदगी चलती रही। मीना रोज मेहनत करती, कभी खेतों में, कभी जंगल में, कभी किसी के घर में। अम्मा धीरे धीरे ठीक होने लगी। मुंशी हर महीने पैसे मांगता और मीना हर महीने किसी न किसी तरह पैसे जुटा लेती। कुछ साल बाद एक दिन गांव में एक सरकारी योजना आई, गरीब महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना। मीना ने उसमें आवेदन किया। उसे थोड़ा कर्जा मिला। उसने एक छोटी सी दुकान खोली, सब्जियां बेचने लगी। धीरे धीरे उसका काम बढ़ा। अब वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई। एक दिन उसने मुंशी रघुनाथ का पूरा कर्जा चुका दिया। उस दिन उसे ऐसा लगा जैसे एक बड़ा बोझ उसके कंधों से उतर गया हो। उसने अपनी झोपड़ी को पक्का करवाया। और उस रात जब वे दोनों अपने नए घर में बैठी थीं, अम्मा ने मीना का हाथ पकड़ा। बेटी, तूने वो कर दिखाया जो कई लोग नहीं कर पाते। तू एक औरत है, अकेली है, पर तूने हार नहीं मानी। तूने मुझे बचाया, इस घर को बचाया। मुझे तुझ पर गर्व है। मीना की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा, यह सब आपकी वजह से हुआ। आपने मुझे कभी हार नहीं मानने दी। आपने मुझे हिम्मत दी। और उस जनवरी की काली रात में, जब बारिश और ठंड थी, जब सब कुछ खत्म होता लग रहा था, तब भी आप मेरे साथ थीं। वो रात मुझे हमेशा याद रहेगी। उस रात ने मुझे सिखाया कि मुसीबतें कितनी भी बड़ी हों, अगर हिम्मत है तो जीता जा सकता है। हाँ बेटी, और जीवन में ऐसी रातें आती रहेंगी, पर अगर हम साथ हैं, अगर हमारे अंदर आग है, तो कोई तूफान हमें तोड़ नहीं सकता। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। बाहर चांदनी रात थी, ठंडी हवा चल रही थी, पर अब उन्हें डर नहीं लगता था, क्योंकि अब उनके पास एक पक्का घर था, एक सुरक्षित भविष्य था, और सबसे बढ़कर उनके पास एक दूसरे का साथ था। और कभी-कभी जीने के लिए बस इतना ही काफी होता है।